साथियों नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है सामाजिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक पर देखने के बाद, इस टॉपिक को समझने के बाद हम इसी टॉपिक से रिलेटेड बाल्यावस्था में सामाजिकरण एवं किशोरावस्था में सामाजिकरण की जो विशेषताएं हैं साथ ही उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। साथियों, सामाजिकरण की प्रक्रिया या सामाजिकरण शब्द से आप सब लोग परिचित होंगे। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति समाज के द्वारा बनाए गए नियम, समाज के द्वारा स्थापित मापदंड, उन पर आधारित अपने व्यवहार को करने का प्रयास करता है, जिसके अंतर्गत वो ये प्रयास करता है कि समाज को जो हमसे अपेक्षाएं हैं, जो समाज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उसकी मांग है, हर व्यक्ति उसको पूरा करने का प्रयास करता है, उसके मापदंडों पर खरा उतरने का प्रयास करता है। साथियों, लेकिन ये सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है किसी भी व्यक्ति के जीवन में अचानक से घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह बालक के जन्म लेने के बाद से शुरू होती है और यह मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया में जन्म से लेकर के मृत्यु तक समाज के मापदंडों, समाज के नियमों, समाज के नियमों का पालन करना सीखता ही रहता है। साथियों, यहाँ पर सबसे पहले अब हम देखते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया है क्या। इसको कुछ शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए व्यक्ति समाज के मानदंडों और मूल्यों को सीखता है और समाज का हिस्सा बनता है। साथियों, जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले बालक के जो गुरु होते हैं वो उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स ही होते हैं। साथियों, वहीं से बालक जन्म के पश्चात शैशवावस्था से ही समाज में विकसित अनेक आदतों को अपने माता पिता के द्वारा, तत्पश्चात अपने परिवार के सदस्यों द्वारा, उसके पश्चात अपने पीयर्स के द्वारा, अपने समूह के साथियों के द्वारा, और इसके बाद बालक धीरे धीरे जब औपचारिक शिक्षा की शुरुआत करता है तो अपने विद्यालय में, और उसके बाद अपने व्यक्तिगत जो उसका सामाजिक दायरा होता है, साथ ही साथ जैसे बढ़ता जाता है वो अनेक संस्थाओं से, सामाजिक समूहों से विभिन्न प्रकार की आदतों, मान्यताओं, रीति रिवाज, सांस्कृतिक सामाजिक क्रियाकलाप, अनेक चीज़ों को वो सीखता है और उसी के अनुरूप वो व्यवहार करने का प्रयास करता है। इस तरीके से उसका दायरा बढ़ता जाता है। कभी बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहले माता पिता तक ही वो सीमित रहता है, उसके बाद परिवार के सदस्यों से वो सक्रिय भूमिका को निभाता है, उसके बाद धीरे धीरे पास पड़ोस, गांव और दायरा बढ़ता है तो उसका क्षेत्र बढ़ता ही जाता है और धीरे धीरे इस तरीके से वो उसका दायरा बढ़ करके बहुत बड़ा हो जाता है और वो बड़े सामाजिक जो क्षेत्र हैं उसके अनुरूप वो व्यवहार करने का प्रयास करता है। इस तरीके से एक ऐसी प्रक्रिया है सामाजिकरण जिसमें जो समाज के जो मानदंड होते हैं, जो उसके द्वारा बनाए गए मूल्य होते हैं, उसके द्वारा जो स्थापित जो मूल्य और नियम होते हैं, उसको वो सीखता है और उसका हिस्सा बनने का प्रयास करता है, उसके अनुरूप व्यवहार करने का प्रयास करता है। साथियों, यहाँ पर जॉन हरलॉक की परिभाषा को याद करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस परिभाषा से अनेकों प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ पर जॉन हरलॉक ने कहा है, सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है। सामाजिक विकास यानी सामाजिकरण प्रक्रिया से एक प्रकार की योग्यता अर्जित होती है व्यक्ति के अंदर। एक बालक के अंदर एक योग्यता का डेवलपमेंट होता है। वो योग्यता क्या है? जिसके द्वारा जो प्रत्याशाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं समाज की, जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाएं जो हैं, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। यानी इस प्रकार सामाजिक विकास का अर्थ है उस योग्यता को अर्जित करना है। यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत बालक
उस योग्यता को अर्जित कर लेता है जिसके द्वारा वो समाज के द्वारा बनाए गए मानदंडों, उसके द्वारा बनाए गए नियमों, रीति रिवाजों का वो पालन करने के समर्थ होता है, उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए वो सक्षम होता है। एक ऐसी प्रक्रिया है। साथियों, अब हम यहाँ देखेंगे कि बाल्यावस्था में समाजीकरण के कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं, कौन कौन से ऐसी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि इसको जानना इसलिए आवश्यक है कि हम इसी आधार पर बालक के लिए एक अच्छी शैक्षिक व्यवस्था, एक अच्छे शैक्षिक निर्देशन, एक अच्छे शैक्षिक परामर्श की व्यवस्था कर सकते हैं। इस प्रकार इसको जानना अत्यंत आवश्यक है कि क्या क्या विशेषताएं हैं बाल्यावस्था में समाजीकरण की। सबसे पहले आप सब लोगों को इसके पहली वाली कक्षाओं में विकास के कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी क्लासेस हैं उसमें हमने कुछ क्लासेस में हमने बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था की जो अवधि है उस पर चर्चा किया है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम देखेंगे कि बाल्यावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या विशेषताएं हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो बाल्यावस्था के अंतर्गत बालकों में समूह सदस्यता की भावना का विकास होता है। बालक यहाँ पर बाल्यावस्था के अंतर्गत बालक समूह का निर्माण बहुत अच्छे से करता है और वो उसका सदस्य बनना चाहता है, अपने मित्र की टोली बहुत बनाता है। इसमें टोली भावना का विकास होता है, टोली बनाता है और उसका सदस्य भी बनता है, वो सक्रिय सदस्य के रूप में उसमें जुड़ा होता है। यानी समूह सदस्यता ये बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है और यह समाजीकरण की भी एक प्रमुख विशेषता है। यौन विभेद गुण। साथियों, बाल्यावस्था के बालकों के अंतर्गत यौन विभेद गुण होता है। वो स्त्री पुरुष के अंदर, बालक बालिकाओं के अंतर्गत उसके मध्य वो विभेद करने की गुण होता है। वो अंतर कर पाता है स्त्री पुरुषों के बीच में, बालक बालिकाओं के बीच में, उस प्रकार से व्यवहार करने का वो प्रयास करता है। अगली जो विशेषता है बाल्यावस्था में समाजीकरण की, वो ये है सामाजिक स्वीकृति की चाह। बालक जो भी व्यवहार करता है तो वो चाहता है कि हमें सामाजिक स्वीकृति मिले, हमें हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे पीयर्स, वो हमें, हमारे साथी जिन्हें हम कह सकते हैं, वो हमें स्वीकृति प्रदान करें, वो हमें पुनर्बलन दें, वो हमें अच्छा बोलें, वो बोलें बहुत अच्छा, या उसको हम अप्रूव करें उनकी बातों को, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों को। ऐसी चाह रखता है बाल्यावस्था का बालक। साथियों, यहाँ पर अच्छी आदतों के विकास के लिए एक शिक्षक को, एक पेरेंट्स को हमें पुनर्बलन देने की आवश्यकता होती है, उसको रीइंफोर्स करने की आवश्यकता होती है, शाबाशी देने की आवश्यकता होती है, लेकिन वो अच्छी आदतें हों। और जहाँ पर हमें लगता है कि बालकों के अंदर कुछ ऐसी आदतें दिखाई दे रही हैं जो ठीक नहीं है, वहाँ पे हमें उसको परिमार्जित करने की आवश्यकता होती है, उसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता, उसमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। उन आदतों को नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा उसको दबाने की आवश्यकता होती है, उसको सही दिशा में बालक को ले जाने की आवश्यकता होती है। अगली जो समाजीकरण की जो विशेषता है बाल्यावस्था के अंतर्गत, वो है मित्र चयन। यहाँ पर मित्र चयन यानी मित्र बनाने की भावना का विकास बहुत जबरदस्त तरीके से होता है बाल्यावस्था के बालकों के अंदर। वो मित्र बहुत जल्दी बनाते हैं। अगली जो विशेषता है वो है बहिर्मुखता। यहाँ पर बालक बहिर्मुख होता है, अपनी बातों, अंदर में चल रही बातों को आसानी से अपने पीयर्स में, अपने माता पिता के साथ, अपने गुरुजनों के साथ वो साझा करता है। बहुत कम ही बालक अपनी बातों को छिपा पाता है, अंतर्मुखी नहीं होता, वो अंदर में चल रही बातों को एक्सपोज कर पाता है, बताता है। ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर बच्चे बहिर्मुखी होते हैं तो कम से कम उनके समस्याओं के निदान में, उनकी समस्याओं को दूर करने में एक शिक्षक को, एक पेरेंट्स को, साथ ही साथ एक विद्यालय को बहुत आसानी होती है। इस तरीके से बहिर्मुखता एक बहुत अच्छी विशेषता है बाल्यावस्था में समाजीकरण की। और साथ ही साथ वाचन का प्रभाव होता है। साथियों, बाल्यावस्था के अंतर्गत बालकों में वाचन का प्रभाव होता है, अर्थात जो कुछ हम उनको समझाते हैं या मुख से केवल मौखिक रूप से जो बताते हैं उस पर भी बालक व्यवहार करने के लिए राजी हो जाता है और उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो साथ ही साथ वैसे तो बालक के सामने एक शिक्षक के, पेरेंट्स या सबको जो है समाज के बड़े सदस्यों को उनके सामने एक ऐसा व्यवहार करना चाहिए ताकि वो उसका अवलोकन कर पाएँ,
और साथ ही साथ वैसा व्यवहार कर पाएं, हमें उनको आदर्श रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। शिक्षकों को बालकों के सम्मुख अपने आप को स्वयं एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, इससे और अच्छी तरीके से सीखते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में गुण पाया जाता है कि बालक वाचन का भी बालक पे प्रभाव पड़ता है। अगर आप नहीं उतना अच्छे से आप आदर्श जो है बच्चे पर नहीं एक्सपोज कर पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप वहाँ पर वाचन के द्वारा भी बालक के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। साथियों, यहाँ पर किशोरावस्था में जो समाजीकरण की जो विशेषता है उसमें समूहों का निर्माण ऐसा इसमें भी पाया जाता है। यहाँ पर भी बालक समूहों के सक्रिय सदस्य के रूप में भाग लेते हैं और समूहों का निर्माण करते हैं। समूहों के प्रति भक्ति ये किशोरावस्था की बहुत बड़ी विशेषता है कि जो भी किशोरावस्था के जो बालक होते हैं वो जो समूहों का निर्माण करते हैं, जो मित्र मंडली जो बनाते हैं, उसके प्रति उनकी सच्ची भक्ति होती है। उसके प्रति वो तन मन और धन से पूरी तरीके से लग करके अपने समूहों के द्वारा दिए गए निर्देशों का वो पालन करते हैं। उसके प्रति वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। समूहों के प्रति बहुत अच्छी भक्ति पाई जाती है किशोर वय बालकों में। विद्रोह की भावना होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समाजीकरण की विशेषता है किशोरावस्था के अंतर्गत। विद्रोह की भावना, क्योंकि यहाँ पर किशोर वय बालक के अंतर्गत अनेक तार्किक शक्तियों का, मानसिक शक्तियों का विकास होता है, क्योंकि ये परिपक्वता की अंतिम अवस्था होती है। ये परिपक्वता यहाँ पर बालक विकास की परिपक्वता लगभग प्राप्त कर लेता है, वो अंतिम स्टेज को पार लेता है। तो यहाँ पर विद्रोह की भावना भी बालक के अंतर्गत अंतर डेवलप होती है। वो विद्रोह करता है, उसको जो नहीं अपने अनुसार अच्छा नहीं लगता, तो कभी कभी बालक कुछ बातों का विद्रोह भी कर सकता है। साथियों, मैत्री भावना का विकास बहुत अच्छी बात है। मैत्री भावना का विकास भी किशोरावस्था के अंतर्गत होता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, व्यवसाय चयन में रुचि होती है। यहाँ पर बालकों को अगर व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है किशोर वय बालकों को, तो उनके अंदर बहुत बड़ी रुचि होती है। वो व्यवसाय चयन में बहुत रुचि रखते हैं और यहाँ पर वो अच्छे ढंग से व्यवसाय के चयन में रुचि रख करके कौशलों को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, व्यावसायिक कौशलों को। सामाजिक परिपक्वता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वो सामाजिक परिपक्वता की तरफ बढ़ गए होते हैं और वो काफ़ी हद तक सामाजिक रूप से परिपक्व हो गए होते हैं और समाज के अनुरूप इस अवस्था में आकर के बालक किशोरावस्था में समाज के अनुरूप जो मानदंड हैं, जो रीति हैं, रिवाज हैं, परंपराएं, संस्कृति, इन सब का पालन एक किशोर वय बालक अगर अच्छे ढंग से बालक का परवरिश, अच्छे ढंग से बालक की शिक्षा दीक्षा हुई है तो वो करना प्रारंभ कर देते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।